नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। इस वक्त आप सभी जुट चुके हैं KNS के साथ। जिस तरीके से आज हम यहाँ पे बारामूला में मौजूद है, जिससे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो है परमजीत सर हमारे साथ मौजूद है, और बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है एडवोकेट नीलोफर, और कंट्रैक्टर एसोसिएशन के हमारे साथ रूफ है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो है ट्रांसपोर्ट के वो है इरशाद अहमद, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप सभी हजरात जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुट चुके हैं, आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल के बाद जो यहाँ पे असेंबली इंतखाबात जो मुनक्किद होने जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये बारामूला का इस वक्त सिनेरियो देख रहे हैं, इस बारे में इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले परमजीत साहब, आपका भी वेलकम जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। नीलोफर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। रूफ साहब आपका भी, और इरशाद साहब आपका भी। तो पहला सवाल जो हम पूछे जा रहे हैं वो परमजीत सर से हम पूछे जा रहे हैं। परमजीत जी, जिस तरीके से आप इस वक्त बारामूला की सूरत हाल देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 10 साल के बाद जो है सियासी हलचल यहाँ पे बिल्कुल शुरू हो चुकी है, आपके बिल्कुल इंतखाबात भी बिल्कुल करीब है, 1 तारीख के करीब जो है यहाँ पे वोटिंग होगी, तो आपको क्या लगता है? जी, हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आना, इलेक्टोरल प्रोसेस में आना इटसेल्फ ये आपको एक एम्पावर करता है अपना फ्यूचर डिसाइड करने। जी, ऐसा नहीं है कि इन 10 साल में जब से यूटी बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है, बट क्या होता है कि लोगों का जो एक्सेस है, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को एक राइट जगह पर पहुंचाना, उसमें काफ़ी बाधाएं आती हैं। जब आपका अपना एक नुमाइंदा होता है तो आपके पास ये हक होता है, आप हक से उसके पास जाते हैं और अपनी परेशानियां बताते हैं, और उसको मजबूर भी कई बार करते हैं कि आप हमारे काम कीजिए। और कई बार जब ऐसी आसपास की कोई दुविधाएं होती हैं तो हम सब मिल के, क्या सिख, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, सबकी नज़र जो होती है अपने उस कैंडिडेट पर होती है जो यहाँ से जीत के जाता है। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि ये काफ़ी देर के बाद जो ये प्रोसेस शुरू हुई है, हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब ये गवर्नमेंट बने, जो भी आए एक अच्छी प्रोसेस से, एक अच्छे निज़ाम से आएँ। और हमें लगता है कि अभी भी अब जो वक्त आ गया है, ज़माना आ गया है, बच्चे जो हैं, लोग हैं, काफ़ी अवेयर हो गए हैं अपने राइट्स के बारे में, अपने आसपास के हालात के बारे में। और अब मुझे लगता है जो भी कैंडिडेट अब जब आए वो भी होशियार हो जाए कि वो पुराना ज़माना गया जब लोग खामोश बैठे रहते थे। अब मुझे लगता नहीं है कि वो आएंगे और हम खामोश बैठे रहेंगे। हम अपने हक़ के लिए, ये जो हक़ों की लड़ाई होती है, ये जब तक आप जिंदा हैं ये आपको चलानी पड़ती है, और हम ये चलाते रहे। तो परमजीत साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप किन दुश्वारियों से हमें 2-4 थे, ज़रा आप अब हमारे व्यूअर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं कि क्या लगता है कि आपको LG गवर्नमेंट में जो कुछ काम हुए या नहीं हुए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब आप LG साहब के पास हर एक आदमी पहुंच नहीं सकता जी, उनके पास पहुंचने के लिए भी एक सिस्टम है जी। जो आदमी वहां पहुंच सका, जो इदारा वहां पहुंच सका, मुझे लगता है कुछ हद तक काम हुए जी, और बहुत हद तक कुछ काम नहीं भी हुए जी। बट मैं उससे ज़्यादा काफ़ी क्रेडिट दूंगा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जी, वो जब आप उनके पास जाते हैं, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि हम जितने भी परेशानियां लेके गए, जो भी काम लेके गए, वो बाखूबी हो। तो अगर हमारा नीचे का प्रोसेस अच्छा है तो नेचुरली वो क्रेडिट कई बार LG साहब को भी चला जाता है। बट हमें लगता है कि नहीं, लोगों के लिए, आवाम के लिए उनके अपने नुमाइंदे हों, जहां जिनको वो रात को भी फ़ोन उठा के फ़ोन कर सकें, अपने इलाकों में बुला सकें, अपनी दुविधाएं दिखा सकें। तो मुझे लगता है कि नहीं, इलेक्ट्रल प्रोसेस में ही हमारा बेहतरी है। फिर आपके पास दोबारा हम वापस लौट के आएंगे। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट राबिया है, जो इस वक्त नीलोफर, बिल्कुल नीलोफर हमारे साथ मौजूद है, जो कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। नीलोफर जी, जिस तरीके से आप इस वक्त बारामूला का इलेक्शन सिनेरियो देख रहे हो, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप जानते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो आप अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि वो पार्टी जो सेंटर में रूल कर रही थी पिछले 10 सालों से, उन्होंने एक नारा बड़ी बखूबी से एक पूरी दुनिया में जिसकी डंका वो बजाते रहे, जिसमें हम कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा उन्होंने दे दिया। वही पार्टी जो है 10 साल तक, जो हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा जमहूरी मुल्क है, इसमें इलेक्शन करने में नाकामयाब है। और यहाँ के लोगों को अगर आप देखेंगे, 2018 में जब डिसॉल्व हमारी सरकार हुई, असेंबली,
तो उसके बाद कंटिन्यूटी में कितनी मुश्किलात यहाँ के लोगों के बढ़े। ठीक है, एलजी है 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारी शनाख्त भी ले ली गई, हमारे प्रिविलेज ले लिए गए, साथ में हमें डिग्रेड करके एक यूटी की शक्ल में रख दिया गया, जो कि हिस्ट्री में एक ब्लैक ब्लॉट कॉन्स्टिट्यूशन पर भी है और पूरी जमहूरियत पर है, जहाँ पर आप स्टेट एक रियासत को यूटी बना रहे हैं। तो उसके बाद जिन मुश्किलातों से हम जूझ रहे हैं, हमारे जितने भी सेक्टर है वो इस वक्त सारे सिक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स है, चाहे वो लेबरर्स है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से मुंसलिक है, चाहे वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, यहाँ तक कि एजुकेशन का सेक्टर जो है उसमें आपने निज़ाम ही बदल दिया इस हुकूमत ने, क्योंकि हमारा विंटर सेशन जो होता था क्लोज होता था, इन्होंने इमीडिएटली हमारा सेशन जो है रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिला दिया। उस वजह से हमारे बच्चों का कितना नुकसान हमारा एजुकेशन में हो रहा है, ये आप बखूबी पूरी रियाया जानती है। उसके साथ साथ एक आम शहरी से मुंसलिक जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनमें आपका राशन आ जाता है, जिनमें आपका पावर आ जाता है, जिनमें आपका पानी आ जाता है, उन सब चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो सामने मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रोग्रेस, कोई डेवलपमेंट इन 10 सालों में हो गई है। स्मार्ट मीटर्स लगाकर, स्मार्ट मीटर जो है हर जगह इंस्टॉल किए गए हैं, कहीं लाइट नहीं है, हर घर नल का नारा मोदी जी ने दे दिया, तो नल तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो इसी तरीके से राशन गांठों पर नहीं है, आप जाइए वहाँ पर कहीं गरीब आवाम जो है वो बेचारे बेजार बैठे रहते हैं, तलाश में रहते कि कहीं हमें राशन आ जाए, और उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया गया है। एक गरीब इंसान कैसे चलेगा? एक हमारी फ्रूट की इंडस्ट्री चल रही थी जिसमें एप्पल था, उसके एवज में इन्होंने एक फ्री ट्रेड के जरिए बाहर के ममालिक से, अमेरिका से, दूसरे ममालिक से उन्होंने सेब लाया, जिस वजह से हमारी फ्रूट इंडस्ट्री भी खत्म होने की कगार पर है। उतना ही नहीं, वही पैसा सर्कुलेट पूरे मार्केट में हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से जब वो चीज़ नहीं रही, हमारे यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, इन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टमेंट होगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो पीएचडी करके बेचारे बच्चे जो है अगर 4th क्लास का कहीं जॉब निकलता है, उसके लिए वो ऑप्ट करते हैं लाखों की तादाद में बेचारे, और जब रिजल्ट आ जाता है भ्रष्टाचार की वजह से वो रिजल्ट भी कलादम करार दिया जाता है। ये कहा जाता है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है इसलिए हमने इसको किया। भ्रष्टाचार करने तो वाले नीलोफर भी जी, आपको लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट बनेगी इससे मतलब कोई राहत पूछेगी? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ये इलेक्टेड होती है, ये सिलेक्टेड नहीं होती है। जो एडवाइजर 4 या 5 या 6 यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत उनके हाथों में है, वो सारे सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड नहीं है। उनको नौकरियां हैं, उनके पास जो पेड सैलरी आती है वो चाहे एडवाइजर है या नहीं है, तो उनकी वो सैलरियां चलती रहेंगी। लेकिन जो ये एक इलेक्टेड होता है, इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक लोगों का होता है, रियाया का होता है। वो लोग जो उसको चुनते हैं उसके लिए उनको दरवाजे खुले रखने हैं, क्योंकि ये इम्तिहान उसको 5 सालों में, अगर वो कामयाब हो जाता है इस इलेक्शन में, 5 सालों तक उसको लोग परखते हैं, देखते हैं, उसके दरवाजे खटखटाते हैं, भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है। और वो शख्स जो है उसको एक तलवार हमेशा सर पर रहती है कि क्या पता अगर मैं इन लोगों के काम नहीं करूंगा, क्या पता 5 साल के बाद मुझे फिर चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। और लोगों के बीच में कोई ऐसी नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना है, घर उसका है, कभी भी आ जा सकते हैं, अपनी मुश्किलातों का अजाला कर सकते हैं। तो जिस नीलोफर जी, आप देख रहे हैं कि एलजी की गवर्नमेंट थी, क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट के कुछ काम यहाँ पे हुए हैं? देखिए, जब भी कोई सरकार होती है उस सरकार में कम या ज्यादा डेवलपमेंट जो होती है हमेशा होती रहती है। जो आज नेशनल हाईवे पर आप काम देख रहे हैं, ये मनमोहन जी ने जब दे दिया था, जब उस वक्त से स्टार्ट काम हो गया, ये आज का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसी तरह रेलवे प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये मोहतरमा इंदिरा गांधी जी जब वो जिंदा थी उस वक्त का प्रोजेक्ट है, जो अभी भी पूरा नहीं हो गया। तो ये छोटे छोटे स्मार्ट सिटी की हम बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी आप जो श्रीनगर देख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि एलजी गवर्नमेंट ने भी कुछ काम किया? देखिए, जो स्मार्ट सिटी है, अगर 2 मिनट की बारिश हो जाती है, वो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो हमें दे दिया गया यूरोपियन स्टाइल पर, वो पूरा स्मार्ट सिटी ही आपका डूब जाता है। इतनी वाटर लॉगिंग होती है, वो दुकानदार बेचारे दिन में, जो पॉश एरिया में जिनकी दुकानें हैं, एक उनको देख लीजिए कितना नुकसान होता है। और जो गरीब बेचारा साइड में अगर उसने कहीं रेडी भी लगाई होती है, उसको लगाने की इजाजत नहीं है। तो आप मुझे बताइए किस किस्म की डेवलपमेंट है ये चीजें जो आप स्मार्ट सिटी देख रहे हैं या आप तादाद देख रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, ये दिस इज नॉट इंटेंट ऑफ नॉर्मलसी। ये नॉर्मलसी नहीं दिल चाहता है। कोई भी बात करने से महरूम है, कोई भी हक मांगने से महरूम है, नौकरियां कहीं नहीं है, हर किस्म की मुसीबत से जूझ रहे हैं इस वक्त लोग। तो मुझे लगता है चलिए 10 साल के बाद बेटर लेट देन नेवर। तो हमें उम्मीद है जो भी सरकार बनेगी
चूंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूँ, हमारी कोलिशन चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी हुकूमत होगी मंशूर के हिसाब से उन्होंने हर एक सेक्टर को एड्रेस करने की कोशिश की हुई है, चाहे वो कोई तबका भी हो, चाहे वो फीमेल बेवा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर से, जिससे भी उम्र सके मंशूर हमारा, हम कोशिश करेंगे उस मंशूर पर आने नीलोफर की। जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने मतलब इस वक्त इलेक्शन की बात करी, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते हैं, तो आपसे ये सवाल पूछना जरूर चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बारामूला के अंदर अगर हम देखेंगे हर हल्के की अगर बात करेंगे 20 से 25 कैंडिडेट जो है मैदान में उतर आए, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आके आप बात करें, किसी भी हल्के की बात करें, तो पिछले मतलब जितने भी इलेक्शन ऐसा माहौल नहीं था। इस माहौल को मद्देनजर रखकर आप क्या कहते हैं? देखिए, एक सेंटर जो है एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रही है। अगर आप जम्मू में देखेंगे आपका वोट डिवाइड नहीं हो रहा है, कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को लाने की ताकि वो वोट को डिवाइड करे, और जो वोट शेयर जिसका ज्यादा बनता है वो कम हो जाए, उसमें उनका कोई चूजी जिसको वो सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो आगे निकल जाए। तो यही कोशिश है यहाँ के वोट को डिवाइड करने की, जहाँ पर आप इतने उम्मीदवारों को देखते हैं। जमहूरियत में हर किसी का हक है, लेकिन उस हक को साथ साथ आप देख लीजिए, हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखे जिन्होंने अपना नारा दिया हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, और आज प्रूव हो रहा है जो ये बयाना दे रहे हैं, इंजीनियर रशीद की मैं बात कर रही हूँ, जो ये कहते हैं हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए भी खुले हैं। तो एक अलायंस जब बनी है जो बिल्कुल नारा दे रही है हमें बीजेपी के साथ हाथ मिलाना नहीं है, तो जो वोट उस अगेंस्ट अलायंस के जा रहा है वो डायरेक्ट बीजेपी के फेवर में। चलिए नीलोफर जी, आपसे फिर हम मिलेंगे कुछ ही मिनटों के बाद। तो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन किया है कि जो रूप भट्ट है, कंट्रेक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। रूप साहब, आप बताइए कि किन हालात से इस वक्त आप जूझ रहे हैं। आप भी जरा बताइए कि क्या होना चाहिए जब आप अब की बार हमारी सरकार होगी, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर की पिछले 5 साल से हमारी हालात बद से बदतर हुई है। हमारा जो इदारा है, डेवलपमेंट का इदारा, वो तबाही के दहलीज पे है। आप देख रहे हो ऐसी फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें परेशान कर रहा है, डेवलपमेंट के दावे हो रहे हैं, एक प्रोजेक्ट निकलता है सेंटर से, ठेकेदार भी वहीं से आता है, सब कुछ वहीं से आता है। हम सिर्फ तमाशाई बन चुके हैं, ना कि हम यहाँ का दुकानदार, यहाँ का ट्रांसपोर्टर, यहाँ का फ्रूट ग्रोवर, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स सब तमाशाई बैठे हैं। प्लान सेंटर से बनते हैं, किसको ठेका देना है, कौन सा रोड मैप है। यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है बाईपास का, इसमें कोई पार्टिसिपेट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ लोकल नहीं होगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ की रेट देख लीजिए, वो भी जब्त की है। जैसे हमारे घर चलते थे, बाहर चलते थे, यहाँ के सप्लायर्स, माइनिंग इश्यूज जो भी है हमारे ऊपर डाल दी गई। बेरोजगारी की अब हद हो चुकी है। अब हम वेलकम करते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने जा रही है, जो भी हो अल्लाह करे ठीक ठाक आए। अब वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी ये गवर्नमेंट आए हमारे लिए बेहतर और आवाम के जो मसले मसाइल है इन पे गौर करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मिलेंगे। तो अब हमारे साथ जो है इस वक्त मिलने जा रहे हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट के। शाह साहब, आपका हमारे चैनल में ख्याल मुकदम है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बारामूला की हालत तो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है, तो आप भी बताइए कि किन हालात से आप जूझ रहे हैं। शुक्रिया अर्श साहब, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की जो हालत है वो दिन ब दिन बदतर ही जा रही है। जैसे कि यहाँ की रूट परमिट पे तहशा दिए गए, जैसे कि यहाँ का ऑटो दफ्तर हमारा सोपोर में, उनको अपना दफ्तर में इतना फंड हम भरते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ से कि दफ्तर का हमें ऐसा दफ्तर होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट वालों को, क्योंकि हम रोड टैक्स जो भी कोई टैक्स वो इन्होंने गाड़ियों पर लगाया, फिटनेस फी सर एक वो गाड़ियों पर लगाया इन्होंने, उधर भी हमें उतनी फैसिलिटीज नहीं है जितने हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात को होने, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो उधर या कमर्शियल व्हीकल हो। उधर जितना हम अमाउंट उनकी तरफ भर रहे हैं उतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जैसे कि ये चुंगी यहाँ पर है, यूटी है, या इससे पहले यूटी जो है इधर, आप टंडल से बाहर जाइए, उधर किसी जगह पर चुंगी नहीं लगी हुई है। अब टंडल के इस पार आइए, हर जगह पर चुंगी लगी, करोड़ों में से हमसे पैसा लिया जा रहा है। जैसे कि म्युनिसिपल कौंसिल ठेका दे रहा है करोड़ में, चुंगी हमसे लिया जा रहा है। दिन महीने का उसको होता है करोड़ रुपया का इनकम आ रहा है, मगर जो वो पैसा आ रहा है उसकी कोई फैसिलिटी नहीं टाउन बारामूला के लिए नहीं है। बारामूला की हालत दिन ब दिन खस्ता हालत। शाह साहब, आपको भी यहाँ पे रोका, आप क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन भी और बारामूला ट्रांसपोर्ट से आप उसके प्रेसिडेंट भी है, क्या आपको नहीं लगता है कि जब आप बारामूला में जब आप देखते हैं ट्रैफिक जैमिंग कितनी होती है, क्या आप पे भी ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि गाड़ियों में जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ लगी होती है, चलने में दुश्वारियाँ पैदा होती है, इसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, रास्ते वही है माने जी, खुदा के बाद हुकूमत होती है,
और जो लोग हमें खुद, जब हम सब अवेयरनेस करेंगे कि हमें किसी सिस्टम के अंदर चलना है। आप जम्मू जाइए, उधर और इधर के सिस्टम में फर्क है। उधर लोगों को अवेयरनेस है कि हमें गाड़ी किस जगह लगनी है, इधर इधर पार्किंग है, इधर चालान है। अगर इधर ट्रैफिक वाला आता है वो चालान करता है, आप दिन भर देखते हो लड़ाई होती है। थोड़ा सा किसी जगह पर ट्रैफिक अमले की कमजोरी है, किसी जगह पर लोगों की कमजोरी है, और हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं। वो हम कहते हैं कि हमारी भी कुछ कमजोरियां जब तक मैं बारामूला में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर खुद इस पर शिकंजा नहीं करेगी, ट्रैफिक जाम तो होता जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो पिछली बार यहाँ पे एक जो यहाँ पे यार्ड एक था उसको आपने शिफ्ट किया वहाँ पे। जी। तो अगर हम इस वक्त की इसकी हालत देखते हैं तो तब भी यहाँ पे गाड़ियाँ होती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो एडमिशन वो दूसरा स्टैंड वहाँ हुआ करता था। यहाँ ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मिलकर, और जो यहाँ के सब किस चीज की जरूरत आपको महसूस हो रही है? देखिए, जो उस वक्त उस अड्डे को शिफ्ट किया गया था उधर, उस वक्त भी उस पर सियासत चलाई गई। फिर हम जो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के यहाँ के जवान और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सब हम मिल बैठ कर बैठे, बोला यहाँ बारामूला हमारा है, हमें इसको बनाना है, आप लोग कर मिल बैठ कर। फिर हमने उसका हल किया, उसको हमने शिफ्ट किया उधर। अब इधर अगर गाड़ियाँ लगती है, आवारा गाड़ी लगती है, कोई गाड़ी, उनको सीज करना चाहिए। अच्छा पुलिस के पास कानून है। आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे क्योंकि उसके उम्मीदवार भी मैदान में है, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करेंगे उनके उम्मीदवार भी मैदान में, चाहे पीडीपी की बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि इस बार किस बंदे को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए जो कि आपकी आवाज मतलब असेंबली तक पहुँचाए? देखिए, मैं इस वक्त सबको पता, मैं जनाब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब के साथ चलता हूँ, वो पार्टी साहब पार्ट है। तो ये लोगों को सोचना है कि हमें किस उम्मीदवार को चुनना है। आप मुजफ्फर हुसैन बेग की बात करें, मुजफ्फर हुसैन बेग की आप बात करें, किस कंटेंट में मुजफ्फर हुसैन बेग की आप बात करें, क्या लगता है कि आपको बेग साहब ने कुछ काम किए हैं यहाँ के आवाम के लिए? देखिए, आप तो अगर हरबंस सिंह आज़ाद साहब जब से आए उसके बाद जनाब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने यहाँ काम किए। वो सब लोग बारामूला के लोगों को ऐवान है कि मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने काम किया कि नहीं किया। काम तो उसने किए जी। वो सब लोग, मैं बताऊंगा एज पॉलिटिशियन कि मैं उसके साथ बैठा हूँ तो मैं उसकी गीत गा रहा हूँ। काम चाहे इधर जीएमसी या मेडिकल कॉलेज या पुलिस जो भी बने वो उसी के दौर, या हॉस्पिटल वो उसी के दौर में बने। चलिए, इरशाद साहब आपसे फिर एक बार मिलेंगे। नीलोफर जी, जिस तरीके से इरशाद साहब ने कहा कि मुजफ्फर हुसैन बेग ने जो है यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने काम किया है यहाँ पे? आप क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से वापस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें? देखिए, मैंने इससे पहले भी बोला, जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो चुनकर आया होता है, उस पर काफी जिम्मेदारियां आई होती हैं। अब उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया वो इस चुनाव में सबको पता चलेगा जब कोई वोट कास्ट कर लेगा। उतना ही नहीं, देखिए बहुत जरूरत है कि बारामूला को एक्सपैंड करने की। जब तक आप बारामूला को एक्सपैंड नहीं करेंगे, इस नेशनल हाईवे को यहाँ पर कहीं, आप अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे यहाँ पर कि गाड़ियां रखेंगे कहाँ, जगह कहाँ है, तो जब तक आप उसका मुतबादिल नहीं देंगे, कोई स्टैंड नहीं देंगे, तो ये एक ट्रांसपोर्टर जो है वो मजबूर है सड़क पर गाड़ी रखने के लिए। अभी रखी नहीं होती है, दूसरा एक वो पीछे से आ जाता है पुलिस वाला लेकर फोटोग्राफ। आज तो बहुत इजी है उठाना, उठाकर उस बेचारे को, दिन में उसने 200 नहीं कमाया होता है, 500 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ता है। तो जरूरत है कि बारामूला एक्सपैंड हो जाए। ये जो दो रास्ते हैं, जब तक मैं भी अब बड़ी होगी, मैं भी अब बुजुर्गी की तरफ जा रही हूँ, तो मैंने यही दो रास्ते देखे हैं, कोई डेवलपमेंट मैंने देखी नहीं है। तो टाइल लगाने से, ये लगाने से इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। नीलोफर जी, आप यहाँ पे कर रहे थे, स्कूली बच्चों की आप बात कर रहे थे कि जो उनके एग्जामिनेशन हुआ करते थे बिल्कुल अक्टूबर में हुआ करते थे, कि वो सेशन जो है वो मार्च में लिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है वो वापस दोबारा लौट के आएगी, वो बाहर वापस आएगी? बिल्कुल, देखिए जो हमारे मंशूर में है उसमें बिल्कुल ये कहा गया है कि जो विंटर सेशन हमारा रहता था, रेस्ट में रहता था, उसमें अगले क्लास की तैयारी जो है बच्चे करते थे। तो उसमें उन्होंने मंशूर में रखा हुआ है कि हम उस पर नजरसानी करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है, दरबार मुंह पर भी एक नजरसानी होगी, इस पर भी नजरसानी होगी, ताकि जो बच्चे अक्टूबर में एग्जाम देकर फिर नए सेशन के वो किताबें इसमें, या नीट का उनको होता था या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता था, फिर यही 3 मंथ जो है, तो इनको यही 3 मंथ मिलते थे, वो उसमें तैयारियां करते थे। आपने पिछली बार भी देखा होगा, नवंबर के महीने में छुट्टियां हुई, नवंबर से लेकर मार्च तक कोई सेशन ही नहीं हुआ, कोई क्लास नहीं हुई, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई क्लास नहीं हुई। तो मकसद क्या है ऐसा एग्जाम लेने के लिए मार्च में, जो आप अक्टूबर में लेकर ये 3-4 महीने जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चा तैयारी कर सकता है। तो मुझे लगता है वो फैसला बिल्कुल गलत है, यहाँ के वालिदैन के खिलाफ है, खुसूसन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ परम
परमजीत जी, परमजीत सर आप बताइए कि जिस तरीके से आप मतलब कहीं बार आपने कहा कि आपने स्कूल के बारे में आपने बात करी, तो क्या लगता है कि आपकी बात जो सरकार बनेगी कि आपके स्कूल का जो मसला है वो हल होगा? जी, ये तो खाली एक स्कूल की बात नहीं चल रही है, कई 100 स्कूल हैं ऐसे जिसमें सरकार ने जो अपना पिछले दिनों ही कोई नया रूल निकाला, जहाँ जो भी स्कूल जो चाहे वो 50 साल से या 100 साल से किसी ऐसी ज़मीन पर थे जहाँ कोई वाद विवाद था, तो लाखों बच्चों, हज़ारों लाखों बच्चों का जो इसमें मुस्तक़बिल है वो एट स्टेक है, क्योंकि वो फैसला जो मैं मानता हूँ सरासर गलत है। या तो सरकार कोई उसका अल्टरनेटिव निकाले ताकि उस पर कोई ऐसा कंक्रीट स्टेप लिया जाए ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो ख़राब ना हो। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जी ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप बच्चों के मुस्तक़बिल के साथ खेल रहे हैं, हज़ारों बच्चों का, लाखों बच्चों का मामला। दूसरा, कई बार हम जब माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, अगर मैं लास्ट 50-60 साल से बात करूं, जब से आज़ादी मिली है, हम कश्मीर में, जैसे अभी भी मेरे भाई साहब हमारे कोऑर्डिनेशन चेयरमैन जो हैं ट्रांसपोर्ट के, कितनी अच्छी बात इनकी कि यहाँ हरबंस सिंह जी आज़ाद होते थे, जिन्होंने यहाँ के लिए बहुत काम किया है। हम अपने जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे ये बहुत बार सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी नई पार्टी या जो भी नई सरकार या जो भी नए उम्मीदवार हमारे बारामूला के लिए आएगा, वो माइनॉरिटीज़ का भी बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि हमारे कई ऐसे जो इश्यूज़ हैं जो लास्ट कई सालों से जो हैं अनरिजॉल्व्ड हैं। अगर मैं इश्यूज़ की बात करूं, सबसे बड़ा जो इशू है हमारी बेरोज़गारी है, वो तो सबका है, मगर हमारा ये मानना है कि आज से कुछ साल पहले अगर SRO 425 के अंडर अगर नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स के लिए पैकेज आया था, नॉन माइग्रेंट्स तो यहाँ बहुत हैं, हम भी थे उनमें, बट हमें उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। हमारे आज जो बच्चा, आज ऐसा ज़माना है हुजूर कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कुछ साल के बाद मेरे जैसे मैं तो उनको बदकिस्मती कहूँगा जो यहाँ से चले गए थे। हमारा पूरा दिल इस बात की गवाही देता है कि हम कितना चाहते हैं कि वो सब लोग हमारे जो पंडित भाई हैं वो वापस यहाँ आएँ, मगर अगर सिर्फ ये स्कीमें निकाल के उनको वापस लाने की हमें ये मजबूरी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जब यहाँ से आस्ता सिख भी चले जाएं तो उनके लिए भी आपको स्कीमें ही निकालनी पड़े वापस लाने के लिए। तो ये बात बहुत गलत है। आज ही से ही क्यों आप उस लेवल पर जा रहे हैं जहां आपको फिर एक कैटास्ट्रॉफी की तरह देखना पड़े। आज ही से ऐसे कदम उठाइए, हम सब भाई हैं, हम मिल के चल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ साल पहले, शायद 5-7 साल की बात है या 10 साल की बात है, 1000 पोस्टें निकली कांस्टेबल्स की इधर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, एक भी सिख बच्चा उसमें नहीं था। ऐसे भी हमने हालात देखे। तो इन चीज़ों से आपको लगता है कि इसमें करप्शन है? देखिए, मैं करप्शन का मैं क्या आपको बता सकता हूँ, ये तो ऊपर वाला बता सकता है या निज़ाम बता सकता है, मगर इस सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए। आपको देखना है कि भाई कि जेन्युइन तरीके से आप इम्तिहान लीजिए, जेन्युइन तरीके से। अगर देखिए बीजेपी सरकार सेंटर में है, मुझे नहीं लगता है उन्होंने कोई भी एक ऐसा कोई आबादी छोड़ी जिसको रिजर्वेशन नहीं मिली। पहाड़ियों को है, गुजरों को भी है, और भी वाल्मीकियों को मिली, सबको मिली। अगर वैसी रिजर्वेशन हम लोगों को भी मिलती, हमारे बच्चे भी यहाँ टिक के काम कर सकते थे, उनको नौकरियाँ मिल सकती। मैं आपके हवाले से एक बात कहता हूँ, मेरी एक डिमांड भी है, रिक्वेस्ट भी है। जैसे हमारे गुजर भाइयों के लिए, पहाड़ी भाइयों के लिए यहाँ एक डेवलपमेंट बोर्ड बना है, ये मुझे लगता है वक्त की बड़ी अशद ज़रूरत है कि सब JNK के जो भी कश्मीरी सिख्स हैं या JNK जम्मू के सिख हैं, उनके लिए भी एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए ताकि उनकी परेशानी को भी सुना जाए। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माइनॉरिटीज़ की तरफ देखने के लिए। हमारे हिंदू भाई भी हैं, पंडित भाई हैं, सब की तरफ देखी जाए। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे आप गांव में चले जाइए, गुर्बत देखिए, हमारे मुसलमान भाई भी ऐसा नहीं है कि बहुत मज़े में है, कुछ सेक्ट मज़े में हो सकता है। यहाँ स्कीम्स लाई जाएँ, यहाँ उस स्कीम्स को प्रॉपर्ली चैनलाइज किया जाए, उनको लोगों तक पहुँचाया जाए, उनको अवेयर कराया जाए कैसे आपको ये फंड्स मिलेंगे। और हो सकता है कि जैसे आपने बोला करप्शन है कि नहीं है, ये तो कारोबारी लोग हैं, ये ज़्यादा बता सकते हैं कि क्या ये फेस कर रहे हैं ऐसी चीज़ें। अगर ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं उस पर भी एक लगाम कसी जाए। तो मेरा मानना है कि सिस्टम अभी जैसे ही ये इलेक्टोरल प्रोसेस हो रही है, जो भी यहाँ आएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि इस सारे सिस्टम में
एक चेंज आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया थे परमजीत हमारे साथ जो गुरुद्वारा प्रमुख के प्रेसिडेंट है। आप नीलोफर जी, आप फिर से आपसे बात होती है। आप ये बताएं कि जिस तरीके से आप इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है और जैसे कि आप यहाँ पे तौसीफ रैना को आप देख रहे हैं। तौसीफ रैना जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने कल ही देखा कि सिंबल्स के बारे में भी यहाँ पे बड़ी हलचल मची है डीसी ऑफिस के अंदर, कि इस बारे में आपका क्या कहना रहेगा? जब आपसी तजाद पैदा हो, एक ने बोला ये सिंबल मुझे अलॉट किया गया, दूसरे ने बोला ये मुझे अलॉट किया गया, आप इस पे कुछ बोल सकते हैं? देखिए, जो सिंबल तौसीफ जी को दे दिया गया है, मुझे लगता है कुरेबाजी की वजह से उनको ये आया है, तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं और ऑल द बेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि एक युवा है, इलेक्शन लड़ रहा है डेमोक्रेसी को मानकर। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने इससे पहले भी कहा कि हमें जो ये लड़ाई लड़नी है, इकट्ठे लड़नी है। मैं ऑन फ्लोर ये कहना चाहूँगी कि इनको सपोर्ट इस अलायंस का करना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, क्योंकि ये वोट जो हम वोट उनके लिए ले रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। तो मुझे लगता है चाहे वो कांग्रेस जीते, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, जहाँ पर जहाँ पे ये तौसीफ रैना भी मेरे साथ ये, कि तौसीफ रैना ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर अब की बात जो है, अगर यूथ को मौका दिया जाता कि यूथ जो है यूथ ही मैदान में आ जाता, तो एटलीस्ट हम भी लोगों की बातें जो है, मतलब लोगों की जो मुश्किलात है उनको हम आला इज़्ज़त तक पहुँचाते। इसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? अच्छी बात है कि अगर यूथ भी आगे आ जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी को बदलाने के लिए यूथ का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर उसमें यूथ आ जाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। हमारी पार्टी में भी काफी ऐसे युवा है जिनको टिकट मिली है, जो पहली बार आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। नीलोफर जी, जैसे से आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिस शख्स ने 40 साल अपनी एक ही पार्टी में दिए हों, तो लेकिन फिर एब्रप्टली उसको वहां से निकालना, फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को जो कि पहले एक पार्टी में हुआ करते थे, फिर दूसरी पार्टी में, उससे मैंडेट दिया गया, इसको आप किस नजर से इसको देख रहे हैं? जी देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये एक खाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक तहरीक है। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं और जो 20 साल के बाद या 30 साल के बाद एक अपनी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में आ जाता है, तो हम उसको मुबारकबाद देकर उनको अपनी पार्टी में भी इस वजह से लाते हैं, क्योंकि अगर उसको 20 साल के बाद ये एहसास हो जाता है कि नहीं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मंशूर बहुत अच्छा है, मैं उस पर चलूंगा, तो हम उसको वेलकम करते हैं। हम तो कहते हैं आ जाए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है, इस पर चले, हम उनके पीछे चलेंगे। मेरा सवाल ये था, जिसने पूरी उम्र नेशनल कॉन्फ्रेंस में गंवा दी, सीधी सी बात है। अब आप मुझे बताइए, आप वो स्टेज पे है, मतलब उस स्टेज पे उसका आखिरी स्टेज है, मतलब उसकी उम्र अब उतनी नहीं है। मतलब आप सुनिए ना, मतलब एक जब नहीं सलामती, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि एक इंसान की उम्र है, मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कैरियर का मतलब इंसान की उम्र यहाँ पे क्या होगी, 100 साल तक ही इंसान जिंदा रह पाएगा, और कितना है, मतलब उम्र कितनी। लेकिन मुझे बताइए कि उसको क्यों, मतलब देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, आपने हमारा अगर फ्लैग भी देखा होगा, वो लाल रंग का है। लाल क्यों है? लाल जो रिप्रेजेंट करता है वो सेक्रीफाइस को करता है। लोगों के लिए अगर हमें सेक्रीफाइस करना है, कुर्सी ही नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब बूढ़ा पेड़ हुआ उसको बाहर नहीं, बूढ़ा पेड़ क्यों है? खाली मैंडेट ही खाली नहीं होता है, पार्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं। लोग नहीं, इस कैंडिडेट तो मतलब जिस, आप मेरी बात सुनिए ना नीलोफर जी, आप मेरी बात सुनिए, जिस बंदे ने ग्राउंड में काम किया हो, क्योंकि उसको पता है कि असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं, इसी काम में लगा हो, फिर एक बंदा आता है, वो मतलब एक ही साल के अंदर 2-4 महीने से पहले वो इसमें ज्वाइन कर लेता है, उस बंदे ने बिल्कुल अपना फील्ड बनाया होता है, तो मैंडेट उस बंदे को मिलता है कि जिसने अभी मतलब उसके कुछ ही महीने हुए हैं कि जो पार्टी में घुस गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिन है, जो भी हाई कमांड से डिसाइड होकर आता है, हम उस सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहते हैं। जहां हमें लगता है लोगों के लिए ये चीज बेहतर है, चाहे उसमें अपने आप को भी कुर्बान करना पड़े, तो हम उसमें पेशरफ्त रहते हैं। ऐसी हमारी पार्टी नहीं है कि कोई पावर हंग होगा जो ये कहेगा कि मुझे सीट लेनी ही लेनी है, मुझे मैंडेट लेना ही लेना है, मुझे इस कुर्सी पर बैठना ही बैठना है। लेकिन जब हमें ये लगता है कि लार्जर इंटरेस्ट के लिए, चाहे कोई नया एक दिन का ही पुराना क्यों ना हो हमारी पार्टी में, वो बेहतर कर सकता है, तो हम उसको जगह देते हैं। मैं तो इसीलिए सबको दावत देती हूँ, अगर आप बेहतर कर सकते हैं, हम आपके पीछे चलेंगे। आपको नहीं लगता था कि जो आपके वो लीडर थे वो अच्छा नहीं कर सकते थे?
आप समझ नहीं रहे मैं हैं। वही समझ रहा हूँ ना, मैं आप ये तो वही कह रहा हूं बात कि कर रहे हो अगर हमें ये लगता है कि कहीं लार्जर इंटरेस्ट में अगर हमें ये महसूस होता है कि ये हमसे बेहतर कर सकता है, तो हम कंसेंट देते हैं। हमें पार्टी तो पूछती है ना, पार्टी हमें भी पूछती है। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई डिसीजन आ गया तो वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक पार्टी की अपनी कमिटी होती है, अपना बोर्ड होता है, जहाँ पर कंसेंट लेकर डिसीजन लिए जाते हैं। बहुत सी चीजें मद्देनजर रखी जाती अब है। नीलोफर जी, अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए मैदान में दो बेग हैं, एक बेग तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से लड़ रहा है और दूसरा बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से लड़ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जैसे मुजफ्फर हुसैन बेग इस वक्त इस फील्ड में आए हैं, क्या लगता है कि आपको कि मुजफ्फर हुसैन बेग का आना यहाँ पे इस वक्त जरूरी था? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों की अदालत में हर किसी का जो मुद्दा है या केस है इस वक्त है, लोग ही जो है, जनता ही जनार्दन होती है। सरदारी का हक जो है वो रियाया का ही होता है, चुनना भी उन्हीं को है। तो ये सब जो मैटर इस वक्त है लोगों के पास है, तो वो बेहतर जानते हैं कि कौन उनके लिए ज़्यादा अच्छी तरह नुमाइंदगी कर सकता है। तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस या हमारी कांग्रेस है, तो जहाँ पर हम अलायंस में है या हम फ्रेंडली लड़ रहे हैं, इन दोनों में भी जाते हैं, क्योंकि हुकूमत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंशाल्लाह कांग्रेस की होगी। तो मुझे लगता है वो लोग जो आज ये नीलोफर जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस और इस अलायंस की हुकूमत हो इंतजार सकती है? तो कीजिए ना, 8 अक्टूबर तक आप सब्र रखिए। इंशाल्लाह मुझे लगता है जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे, हम यहीं पर खड़े होंगे, तो यहीं पर इंटरव्यू आपको दे देंगे। आप उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं तौसीफ रैना। तौसीफ रैना का मैंने आपको पहले कहा कि इसका सिंबल जो है प्रेशर कुकर पे कल भी लड़ाई हुई और आज तौसीफ रैना से भी आज बिल्कुल तौसीफ रैना से भी आज बिल्कुल। पहले तो आपका सवाल गलत है। जी लड़ाई हुई, आपको थोड़ा सा देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं करना चाहिए। आप अगर जर्नलिस्ट ऐसी बात करेंगे, मैंने वो जैसे कि आपने कल कहा वहाँ पे बात सुनिए ना। जी जी, आपको पहले थोड़ा सा, अगर यहाँ पे शैब साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, जी मैंने भी स्टेटमेंट दिया, अगर थोड़ी सी आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, जो 8 लोग वहाँ पे थे, जी, एक काका जी थे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, निगत मीर जो मैडम वो इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ पे जो हमारे शेरी से एक नौजवान है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको उन सबको पूछना चाहिए था वहाँ हुआ क्या, कौन झूठ बोल रहा है। जी, मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज़ पे आते हैं, जी, उन सब से आप इंटरव्यू लेते हैं 2-2 मिनट, आप उनको बोलते हुआ क्या जी, जो ये जो सिंबल था वो मैंने कल भी बोला, वो 6 लोगों ने प्रेफरेंस दिया, ठीक है जी। उसके बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो गया, ठीक है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स में 6 लोगों का नाम था, तो उसमें से मेरा नाम आ गया, तो उसमें तो लड़ाई नहीं थी। फिर जब वो मेरा नाम चढ़ा, उनने हंगामा कर दिया जी। हंगामा मीन्स लड़ाई नहीं, सुनिए ना, हंगामा उन्होंने किया, ठीक है ना। आपको ये बोलना चाहिए कि हंगामा किन लोगों ने किया, वहाँ पे रक्स किन लोगों ने किया। बिल्कुल, आपका नाम थोड़ी मैंने लिया, मैंने कहा हुआ है कुछ। अब वो हंगामों पे ही चलते हैं, अब क्या करें, आप वो सवाल पूछिए। चले तौसीफ जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो है परमजीत जो है आपका गुरुद्वारा परमजीत के प्रेसिडेंट है, इसने भी अपने मुश्किल इनके भी क्या मसाइल है। जैसे हमारे पास एडवोकेट नीलोफर जी है, या ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो इरशाद साहब है, या हमारे यहाँ पे जो है ये देखिए आप कंट्रैक्टर एसोसिएशन के रूप बटे, ये देखिए जी, भाई ये देखिए प्रेशर कुकर जो है बिल्कुल सामने इस वक्त तौसीफ जी के हाथ में दबाना है जी सबको। अच्छा, यही दबाना है जी। तौसीफ जी ने यह हमारी डिबेट में बता दिया कि यही आपको दबाना है। नीलोफर जी, आपको कोई कुछ ऐतराज तो नहीं है? इनके हाथ में ये उसमें खाना पकाती हूँ। इसलिए ये कहना है कि खाना पकाते लोगों को समझना चाहिए। तो आप ये बताइए तौसीफ जी, किस तरीके से आप इस वक्त के हालात देखते हैं? देखिए, हालात बढ़िया अच्छे हैं। 10 साल के बाद मुझे लगता है इलेक्शंस हुए, तो यहाँ पे आम लोग परेशान थे, क्योंकि जो आम लोगों के इश्यूज थे वो एड्रेस नहीं हो रहे थे। तो ये तो खुशी की बात है, जो जमहूरियत है यही होनी चाहिए। इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग, मतलब मेरे जैसा नौजवान जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता है, जिसका कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में नहीं है, जो किसी बड़े खानदान से नहीं आता है, तो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो पूरे नौजवानों के लिए अच्छी चीज़ है। तो हमारी कोशिश रहेगी हम जीत जाएं। और जो बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल में मैंने 2 साल काम किया है, और कि जो लोग मुझे करने नहीं दे रहे थे, आप सब लोगों को पता है, रात को 1 नो कॉन्फिडेंस, दूसरे दिन 2 नो कॉन्फिडेंस, तो अगर मुझे 5 साल का मौका मिलता है तो इंशाल्लाह ताला हम बारामूला में बहुत ही अच्छा काम करेंगे, जो यहाँ पे आपने देखा नहीं हो, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए गए हमारे साथ,
और खुसूसन बारामूला टाउन के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे पास 42,000 से ज़्यादा वोट्स हैं जी, तो इस बार सोच समझ के वोट दीजिए। इस बार वो लोग भी मैदान में हैं जिन लोगों को रेस्ट करना चाहिए, जो एग्जॉस्ट हुए हैं पॉलिटिकली भी, एज के हिसाब से भी। हम नहीं तौसीफ जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप ये खुल के बताइए ना, मतलब जो एग्जॉस्ट लोग हैं आप उनकी बात करें आप। जी बताइए आप प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो भी, देखिए लोग यहाँ पे तो एक बड़ी अफसोस वाली बात है जी, जो मुझे लगता है जी कि हर नेता नौजवान की बात करता है जी, नौजवानों के एम्पावरमेंट की बात करता है, उनको आगे बढ़ाने की बात करता है जी, लेकिन जब नौजवान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जी, सबसे ज्यादा रुकावट यही बड़े नेता इनको करते हैं। सबसे ज्यादा मुखालफत नीचे गिराने के लिए इनको यही नेता करते हैं। और खुसूसन आपने जावेद बेग साहब का स्टेटमेंट सुना होगा जो उन्होंने पहले तो अफसोस की बात है, वो तो मुझे लगता है आजकल मौलाना बन गए हैं उनके। आप जो रैलीज है वो ज़्यादा इस्लाम मजहब, और परसों तो एक रैली में वो कहते थे कि मजहबी माहौल होना चाहिए घरों में, तो मतलब वो यही बातें करते हैं। और उसका कोई भी स्टेटमेंट आप देखिए जो डेवलपमेंट के रिलेटेड नहीं होगा, जो आम इंसान के, वो आप उसकी स्पीच देखिए वो बोलते क्या है। और खुसूसन जो उन्होंने बोला, जो मैं नौजवानों को बोलना चाहता हूँ, उन्होंने एक अपनी रैली, ये अपनी मीटिंग में बोला कि आज सबसे ज्यादा सस्ता खरीदना नौजवान को है। आज सबसे ज्यादा सस्ता खरीदना नौजवान का वोट है, क्योंकि ये नौजवान उनके पीछे नहीं है जो हम होते थे सारे नारेबाजी के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, बाकी चीजों के लिए। जी आप ये बताना चाहेंगे? नहीं आप सुनिए, आप ये कैसे नौजवान को कैसे खरीदा जा सकता है? वो तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने बोला। जी, मैं कहता हूँ जो जावेद बेग साहब जो है वो जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उन्होंने बोला कि नौजवान को खरीदा जा सकता है, उसको पूछे ना। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक नौजवान उनके खिलाफ खड़ा है यहाँ पे। अब उनको लगता है कि नहीं, अब इनको हम कैसे टारगेट करें। तो मैं चाहता हूँ ये सवाल आप उनसे पूछिए, आपने क्यों बोला नौजवान को खरीद सकते हैं। और हाँ, जो नौजवान हमारे साथ है वो बिकाऊ हो, और जो नौजवान उसके नारे देंगे वो अच्छे नौजवान है। यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जो सियासी लोग हैं, ये किसी भी आम इंसान को एम्पावर नहीं करते हैं, ना एम्पावर करते हुए देखते हैं। आज भी देखिए, अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे पार्टियां बदल बदल के लोग आ रहे हैं, उनके साथ कौन है? अब देखिए उनके साथ वही खड़पे हैं जिन्होंने इनको ठेके दिए होंगे या इनका कोई पर्सनल काम किया होगा। पर्सनल काम के बुनियाद पे इन्होंने चमचे बनाए थे, जो चमचे पैसे कमाते थे फिर उनको फंड करते थे। एक आम आदमी, एक आम इंसान को बताइए मुझे कहाँ पे इन्होंने एम्पावर किया? एक इंसान को पहले अपनी चीज के बारे में हाँ, नीलोफर जी भी बिल्कुल बेटर रहेगा जी। तो जो मुद्दा लेकर आपने हमें यहाँ पर इकट्ठे किया हुआ था, दैट वाज रिलेटेड टू द बारामूला। जब ये अटैक करेंगे किसी नेता पर तो मेरा भी राइट बनता है वापस बोलने का। ये भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उसमें ये टाइल लगाना ही इतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो हमारे यहाँ का पैसा कहाँ गया, किस चीज पर लगा, किस चीज पर नहीं लगा। तो अगर ये उस पर रोशनी डाले कि इन्होंने किया क्या। हम पार्किंग के लिए जूझते रहे, जब रेत किसी के जमीन से जा रही थी तो दूसरों ने क्या किया, जो कुर्सियों में बैठे हुए थे वो उस वक्त क्या कर रहे थे? क्या उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी? तो ये चीजें मुझे लगता है कि जब हम किसी पर कोई ब्लेम डाल रहे हैं तो पहले अपने आप को भी देखना है, क्योंकि हर किसी का, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस चीज के लिए आपने डिबेट बुलाया था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जो म्युनिसिपैलिटी में मैंडेट है वो फ्लाईओवर का नहीं होता है, ना नौकरियां लगाने का होता है, ठीक है, वो टाइल लगाने का होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो मैडम ने बोला, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है, ठीक है, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं जो बताना चाहूँगा, जो हमारा मैंडेट था 2 साल, आप म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला का एक्सपेंडिचर देखिए जो 2 साल में हुआ, और मुझे एप्रिसिएशन लेटर मिली जितना पैसा हमने खर्चा किया। हमारा मैंडेट कोचा बनाने का था, नालियाँ बनाने के, बाथरूम बनाने का था, टाइल लगाने का था, ड्रेन्स बनाने का, वो 2 साल में हमने करके दिखाया। अगर नहीं किया होता तो आज हम असेंबली के लिए खड़े नहीं। चलिए तौसीफ भी, आपको भी बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। और हमारे साथ फिर एक बार हमारे साथ प्रेसिडेंट जो है सर, आखिरकार आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस कैंडिडेट को हमें यहाँ पे स्टैंड रखना चाहिए? जी देखिए, जीतना किसने है ये सब जनता जनार्दन के हाथ में है। तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा पूरी पब्लिक को कि आप जितने भी जो हमारे भी कैंडिडेट होते हैं, आप सबको अच्छी तरह से एवेलुएट कीजिए, देखिए इसने क्या काम किया है, इसका स्वभाव अच्छा रहा है लोगों के साथ, कौन वक्त पे काम आया है, कौन वक्त पे काम नहीं आया है। क्योंकि बहुत से इसमें जो वो कैंडिडेट हैं जो काफ़ी देर से पॉलिटिक्स में है जी, तो पब्लिक के लिए उनको पहचानना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है।
ठीक है। तो अब बात होती है कि हम किसको वोट दें, किसको ना वोट दें, ये सबका एक पर्सनल चॉइस होता है। ये होता कि अगर हम रहने दें तो अच्छी बात है। और हमारी आजकल की जो पब्लिक है, बच्चे हैं, जो यूथ है, काफ़ी समझदार, अक्लमंद हो गया है और वो अपना भविष्य, उनका फ्यूचर है, उसको संभालने में अब वो माहिर हैं। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आए, हमारी एक होप है कि जो भी आए वो सबकी भलाई के लिए आए और सबका अच्छा सोचे, इलाके की तरक्की हो। बारामूला जो एक टाउन है, ये हमने किताबों में पढ़ा है, हिस्ट्री में सुना है कि इसका कोई पहचान थी, नाम थी, ये गेटवे होता था टुवर्ड्स, हम अगर ओल्ड पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें। और आज ये वो जो जगह है, ये बिल्कुल ही हम लोगों के अंदर ही महदूद हो गई है। तरक्की के नाम पर हम बात करें, खाली आपको टाइल लगाना या एक और भी कुछ फ्लाईओवर बनाना, ये ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, पर जो सही तरक्की होती है, जो मेरा मानना है, वो हम ये देखते हैं कि एक बच्चे की, एक फैमिली की आमदन क्या बढ़ी, उसमें एजुकेशन क्या आई। तो ये जो सबसे बड़ी तरक्की है, उसमें एक एहसास इंसानियत का आया कि नहीं, वो दूसरों को कैसे देखता है। तो स्मार्टनेस जो होती है वो यहाँ होनी चाहिए। जब आपके यहाँ स्मार्टनेस है, वो स्मार्टनेस हर जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साहब आखिरी क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इरशाद साहब, जिस तरीके से आपने भी सुना कि यहाँ के हालात, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार? देखिए, लोगों तक जो जिसको वोट डालेगा वही जीत कर आएगा। हर एक अपनी कोशिश कर रहा है कि मैं जीतना चाहूँ। तौसीफ साहब कह रहा है मैं नीलोफर जी कह रहे, हमारी पार्टी, ये लोगों तक है। लोगों को पता है किसने कहाँ यहाँ काम किया, किस पर वोट पड़ेंगे, ये सबको आई नहीं। बाकी इलेक्शन ये डेमोक्रेसी है, या हिंदुस्तान है, यहाँ पाकिस्तान की तरफ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को जेल में भर दिया। ये हिंदुस्तान है, यहाँ चलिए, यहाँ हर एक का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। जो आज का जो सेशन था वो यहाँ पे फजीर होता था। एडवोकेट नीलोफर जी से भी मैं इजाज़त चाहता हूँ और यहाँ पे इरशाद साहब इनसे भी चाहता हूँ। और हमारे साथ तौसीफ भाई जो है, इन्होंने अभी ज्वाइन किया था हमारे साथ, और परम जी सर जो है गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, इनसे भी मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे इस डिबेट का मौका दिया। उम्मीद करेंगे फिर ये 2-3 दिन के बाद आपको फिर यहाँ पे एक मौका दिया जाएगा, आप इसमें शिरकत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पॉलिटिकल डिबेट के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाइए जी। बिल्कुल, और डेवलपमेंट की और आम बातों की बेसिकली ये पॉलिटिकल इशू नहीं थी, क्योंकि तौसीफ है ना यहाँ पे बीच में आ गए, तो हमने मुनासिब समझा, जब बात छेड़ी तो हमने समझा कि मेरा मानना है क्योंकि हमने इस बार मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने इस बार इन्हें इनवाइट नहीं करा था, हमने इनवाइट किया था डिफरेंट, इसको मतलब डिफरेंट जैसे कि एसोसिएशन को हमने किया था। बट तौसीफ जी अचानक यहाँ पे आए तो हमने मुनासिब चलिए इनसे भी कोई अच्छी बात है सवाल करने। तो फिलहाल दीजिए अपने मेजबान अरशद फारूक आजाद जब तक के लिए, अल्लाह ने की बात। थैंक यू।